तो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 17 सितंबर की पीआईबी की डेली समरी। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई। क्या है पूरा आर्टिकल वो हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये 72वां जन्मदिन था, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि पीएमजीपी जो कि एक स्कीम गवर्नमेंट की चली आ रही है, केवीआईसी के थ्रू ये चलती है, तो इसमें उन्होंने 72 और यूनिट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 72वां जन्मदिन है इसलिए 72 यूनिट्स को यहाँ पर किया गया है। अगर आप बर्थडे भी केवल याद कर लेते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद हो जाएगी, इन्हें रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर जी जो है नारायण राणे जी, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री यानी कि केवीआईसी के जो चेयरमैन हैं मनोज कुमार जी, इन्होंने लॉन्च किया है 72 यूनिट्स को। स्कीम इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत क्या होता है कि अभी जो जनरेशन है, जैसे कि बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट खुद करें, कहीं नौकरी ना करें, वो खुद भी जो है अपना बिजनेस खोलें और दूसरों को भी रोज़गार दें। तो इस तरीके से ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप कोई रोज़गार खोलना चाहते हैं, कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम के अंतर्गत बैंक से लोन जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप ये लोन जो लेते हैं इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो उससे लोन का बर्डन आपका कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि युवा जो भी हैं आज की जनरेशन, उनके ऊपर लोन का बर्डन कम होता है, पैसा उन्हें ईजिली मिल जाता है, तो वो बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उनका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, प्लस देश तो विकास करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इन्होंने इस बार अभी जो इनका बर्थडे था तो उन्होंने क्या किया, इसमें सब्सिडी जैसे कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो 720 बेनिफिशरीज़ को सब्सिडी दी गई है। 17 सितंबर को रिलीज़ की गई है। ठीक है, कितने बेनिफिशियरी, 720 बेनिफिशियरी, ये इनके बर्थडे के दिन। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया, स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत यहाँ पर आती है। सितंबर 2008 में लॉन्च की गई थी। मर्ज किया गया था दो स्कीम को, कौन कौन सी, REGP यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि केवीआईसी के द्वारा चलाया जा रहा था, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, जो कि इम्प्लीमेंट की जा रही थी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स के द्वारा। इन दोनों को जो है मर्ज करके स्कीम बनाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अंडर दिस स्कीम KVIC हैज सैंक्शन 25,105 प्रोजेक्ट एंड जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर 2,840 पीपल एंड रिलीज 802.19 करोड़ मनी, मार्जिन मनी। इतना मार्जिन मनी यहाँ पर गवर्नमेंट दे चुकी है अप टू 2022 एंड 2023 इस फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, इसमें से 15 सितंबर तक फिर ये डेटा इतना रहा है। 720 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हुए हैं, 5760 लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिला है, और इतना मार्जिन मनी यहाँ पर हुआ है 27.43 करोड़, ये 15 सितंबर तक। ठीक है, ये जो पूरा डेटा है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए है, जिसमें से 15 सितंबर तक फिर ये डेटा आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम PMEGP के बारे में शॉर्ट में देखेंगे पूरी डिटेल की क्या है ये पूरी स्कीम। देखो, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। लॉन्च कब हुई थी, सितंबर 2008 में हुई थी। इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है, सेंट्रल सेक्टर एक स्कीम है जो कि MSME के अंतर्गत चलाई जा रही है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की कौन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और कंट्रोल इसका किसके हाथ में है, MSME के हाथ में है। अब इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल जो कि 18 ईयर का हो चुका है, और ओनली न्यू प्रोजेक्ट, सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स को यहाँ सेंक्शन किया जाएगा। पुराने जो लोन, जो पुराने बिजनेस चल रहे हैं उस पर कुछ नहीं है। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन मिलेगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहाँ पर मिल सकता है अगर वो किसी और स्कीम का पहले से फ़ायदा ना ले रहे हो तो। ठीक है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कोस्ट जैसे कि अभी भी देखी थी हमने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख एंड सर्विस सेक्टर में 20 लाख। गवर्नमेंट सब्सिडी की यहाँ पर बात की जाए तो रूरल एरिया में यहाँ पर 25% सब्सिडी मिलेगी जनरल कैटेगरी वालों को, 35% सब्सिडी मिलेगी स्पेशल कैटेगरी वालों को। अब स्पेशल कैटेगरी क्या होता है, इसमें ST SC OBC माइनॉरिटीज़ आ जाते हैं, NEAR, हिल एंड बॉर्डर एरियाज़ में जो रहते हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड जो है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एस्पिरेशनल एंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेंट्स। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लोगों की बात की जाए उनको सिर्फ 25 से, बाकी सभी को यहाँ पर 35% है। ये हो गया रूरल एरिया में। और अर्बन एरिया की अगर आप बात करें तो 15% जनरल को मिलेगी, और जो स्पेशल कैटेगरी जो कि डिटेल में हमने पूरी देखी उनको 25% रहेगी। ठीक है,
रोल ऑफ बैंक्स क्या है, लोन आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा मिलेगा, रीजनल रूरल बैंक के द्वारा मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइवेट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से भी आप ले सकते हैं, अप्रूव्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट टास्क फोर्स कमेटी। ठीक है, प्राइवेट में वही दे पाएगा जिन्हें अप्रूवल है। The Ministry of MSME has approved the extension of Prime Minister Employment Generation Program। ये जो है इसका एक्सटेंशन भी हुआ है, पहले 5 ईयर के लिए थी और अब ये 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। PMEGP हैज़ नाउ बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन ओवर 15 फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है अगले 2021-22 से लेकर 25-26 तक के फाइनेंशियल के लिए, और टोटल आउटले इस पीरियड के लिए इन्हें एलोकेट किया गया है 13,554.42 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूरी स्कीम को आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं, और जो भी स्कीम गवर्नमेंट की न्यूज़ में आ जाती है वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा आप लिख कर रख लीजिएगा, एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इससे होगी। ठीक है, चलो जो अगला आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। ठीक है, क्या है ये, सामाजिक अधिकारिता शिविर। सामाजिक अधिकारिता शिविर यहाँ पर जो है आयोजन इसका किया गया है, क्यों किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एड्स एंड असिस्टिव डिवाइस टू दिव्यांगजन एंड सीनियर सिटीजन अंडर अ डीप एंड RVY स्कीम इन जालौन यूपी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ ये बनेगा कि अभी अधिकारिता शिविर, सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ लगाया गया, तो ये यूपी जालौन। ठीक है, एरिया आपको याद रखना है, किस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर ये चीज़ें बांटी गई हैं, अदीप और RVY। तो ये स्कीम क्या है डिटेल में हम नीचे देखेंगे, बट अभी इतना सिर्फ याद रखिएगा, ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी इन एसोसिएशन विद अलिमको। ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है वो भी हम नीचे देखेंगे, एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जालौन, इन लोगों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। A total of 416 aid and assistive device of different category with value of 1,62,75,000 will be distributed free of cost among 836 Adib Divyangjan and 319 senior citizen pre-identified who were assessed during assessment camp organized by Alimco। ठीक है, क्या है ये Alimco, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कानपुर में है, इन द वेरियस लोकेशन ऑफ यूपी। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, टोटल इतनी डिवाइसेस को बांटा जाएगा, अमाउंट याद रखिए, नंबर ऑफ डिवाइस याद रखिएगा, इनका अमाउंट जो है ये याद रखिएगा, अदीब के अंतर्गत इतने लोगों को और सीनियर सिटीजन में इतने लोगों को। ठीक है, ये डेटा आपके काम का हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अलिमको क्या है, एज अ नॉन प्रॉफिट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक PSU है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे कह सकते हैं, स्टैब्लिश हुई है 1972 में, एंड इट वर्क अंडर द एजिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये पर्टिकुलर इन्हीं के लिए काम करती है, डिसेबल्ड लोगों के लिए। ठीक है, अदीब स्कीम क्या है वो हम देखेंगे। अदीब का फुल फॉर्म है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन, इंट्रोड्यूस इन 1981। ठीक है, फुल फॉर्म ये देख लिया, कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1981, फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, एड्स अप्लायंस विच don't cost more than 10,000 are covered under the scheme for single disability. However, in cases the limit would be raised to 12,000 in case of multiple disability. जिसको सिंगल डिसेबिलिटी है तो इतनी अमाउंट तक का उनको डिवाइस दी जा सकती है, मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों को 12,000 तक की डिवाइस दी जा सकती है। लिमिट विल बी अप्लाई टू इंडिविजुअल आइटम सेपरेटली इन केस मोर देन वन एज appliance is required। ठीक है, full cost of aid appliance is provided if the income is up to 15,000 per month and 50% of the cost aid appliance is provided if the income is between 15,000 to 20,000 per month। ठीक है, यहाँ पर फुल जो अमाउंट डिसाइड किया गया है उतने का यहाँ पर डिवाइस मिल जाएगी अगर उनकी इनकम 15,000 तक है। अगर इनकम 15 से बढ़कर 20,000 तक है तो उनको 50% ऑफ द कॉस्ट जो भी डिवाइस का वो है 50% तक का उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है अदीब के अंतर्गत। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी कब मनाया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। इट इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन
3rd of December and was proclaimed in 1992 by UN General Assembly। ठीक है, UN जनरल असेंबली के द्वारा इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था 1992 में। 3rd of December को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। उससे रिलेटेड कोई चीज़ जब आर्टिकल्स आती हैं तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है वो हमें सारी कवर करनी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY इन द कंट्री। ये तो अदीब की बात करी थी, अब हम बात करेंगे RVY की। RVY क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा, फुल फॉर्म हो गया राष्ट्रीय वयोश्री योजना। क्या है इसके बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसने लॉन्च की थी, इन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, कौन सी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कब लॉन्च हुई थी, 2017 में। एक सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम है। क्यों लॉन्च की गई थी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के लिए। ठीक है, एक टाइप का वेलफेयर फंड बनाया गया था सीनियर सिटीजन के लिए। द फंड वॉज नोटिफाइड इन द ईयर 2016। All unclaimed amount from a small saving account PPF and EPF are transferred to this fund। जितने भी कोई भी ऐसे PPF अकाउंट या EPF अकाउंट होते हैं जो कि अनक्लेम्ड हैं, किसी ने कोई क्लेम करने नहीं आया है, सालों सालों तक लोगों के खाते खुले हैं, वो याद ही नहीं कर रहे हैं, चले गए हैं, तो ऐसा पैसा भी इसी में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो कि सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड इस स्कीम के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ठीक है, द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय अलिम्को। ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, आई होप पूरा आर्टिकल आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें भी थी, गवर्नमेंट स्कीम थी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारा आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। पीएम ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करती है। सिंपल शब्दों में आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। ठीक है, कई लोगों को पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता होता है, उस हिसाब से मैंने बताया। ठीक है, लॉजिस्टिक पॉलिसी जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम जिससे आए। द नोशन दैट इंडिया इज़ एमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब इज़ स्टेबलाइजिंग इन द माइंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जैसे कि उभरता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे, तो इनका कहना ये है यहाँ पर, पॉलिसी इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज़ इक्वल टू प्रोग्रेस। अगर आपकी पॉलिसी अच्छी होगी, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रोग्रेस करेंगे। ये मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने एक कोटेशन यहाँ पर दिया है। ठीक है, अच्छा है, याद रखिएगा। अगर ये वर्ड आप लिख देते हैं, जैसे आपका कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया, इससे रिलेटेड आया जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक या इस टाइप की कोई भी बात करनी है, तो ऐसी कोटेशन के साथ आप उससे शुरू करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे डिस्क्रिप्टिव में हमें कोटेशन यूज़ करना चाहिए, तो अच्छा बनता है क्वेश्चन, अच्छा फ्रेम होता है। तो एक बहुत ही अच्छी कोटेशन। ठीक है, पॉलिसी इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज़ इक्वल टू प्रोग्रेस। इवन ये आप इसे अदर चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोटेशन सिर्फ पॉलिसी से रिलेटेड है और कुछ नहीं। दैट द गवर्नमेंट हैज़ वर्कड टुवर्ड इनिशिएटिव लाइक पेपरलेस एग्जिम ट्रेड प्रोसेस थ्रू ई संचेत, फेसलेस असेसमेंट फॉर कस्टम, प्रोविजन फॉर ई वे बिल्स, फास्टैग एटसेट्रा। देखो क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो आजकल इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट कम होती है। जैसे हम कुछ नहीं तो फास्टैग की ही बात करें, यदि आप कहीं जा रहे हैं, फास्टैग अगर आपके पास है तो आपकी वहाँ पर जो कॉस्ट लगती है सीधा 50% लगती है। यदि आपने फास्टैग नहीं लगाया हुआ है और आप टोल पर कैश पे करेंगे तो आपको सीधा डबल पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर रही हैं। ठीक है, दैट हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर। अभी की अगर करंटली बात की जाए तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो 13 to 14% यहाँ पर बैठती है, बट इनका एम है यहाँ पर कि इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाए जितनी जल्दी हो सके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली कितनी कॉस्ट आती है और टारगेट इनका सिंगल डिजिट में से लाने का है, यानी कि 9 के नीचे एटलीस्ट, या 9 तक। ठीक है, 10 से नीचे तो होनी ही चाहिए। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, यूलिप, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। ठीक है, जो न्यूज़ में चल रहा होता है उसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ये सब आता रहता है। तो ये यूलिप क्या है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है जिसमें क्या हो रहा है कि डिजिटल सर्विसेज रिलेटेड द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इससे रिलेटेड सारा डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पर NLP, न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी, एट विज्ञान भवन में से लॉन्च किया गया है। उन्होंने फिर से याद दिलाया है कि जैसे हमने स्कीम्स लॉन्च की हैं, सागरमाला, भारतमाला,
expedited the work of dedicated freight corridor to improve logistic connectivity for systematic infrastructure development। ये करने का उनका मेन पर्पस यही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। ठीक है, हमारे मोदी जी ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है total capacity of Indian port has increased significantly and average turnaround time for container vessel has come down फ्रॉम 44 आवर्स टू 26 आवर्स। ठीक है, ये जो यहाँ पर कॉरिडोर्स वगैरह ये सब बनाए जा रहे हैं, इससे टाइम की अगर बात की जाए, ये जो कंटेनर वेसल्स वगैरह होते हैं उनके लिए, तो वो सीधा 44 आवर से 26 आवर हो जाता है। ठीक है, 40 एयर कार्गो टर्मिनल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, 30 एयरपोर्ट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जा रही है, 35 मल्टी मॉडल हब यहाँ पर आने वाले हैं। थ्रू वाटर वे वी कैन डू इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। फॉर दिस मेनी न्यू वाटर वे आर ऑल्सो बीइंग बिल्ट इन द कंट्री। ठीक है, ये पूरा डेटा बताया जा रहा है किस तरीके से एक्चुअली लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाएगा। जैसे कि उन्होंने न्यू पॉलिसी लॉन्च की है, उसके अंतर्गत ये सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, Prime Minister added he also mentioned Kisan Rail and Kisan Udan experiment during the Corona time। कोरोना टाइम पर जैसे कि किसान रेल पर्टिकुलर लॉन्च की गई थी, ताकि उनका एक्चुअली क्या है, जैसे कि अनाज है जो उनका स्टॉक है वो वहीं की वहीं ख़राब हो रहा था, तो वो रेल लॉन्च की गई थी जिससे चीज़ें यहाँ से वहाँ इजीली पहुँचाई जा सके और जो चीज़ें वेस्टेज हो रही हैं वो वेस्ट ना हो। टुडे 60 एयरपोर्ट हैव द फैसिलिटी ऑफ कृषि उड़ान। बाकी ड्रोन वगैरह के थ्रू भी यहाँ पर फैसिलिटी दी गई थी सप्लाई की। अंडर द पॉलिसी अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज ई लॉग्स हैज़ ऑल्सो बीन स्टार्टेड। ठीक है, ई लॉग्स भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, पोर्टल है एक टाइप का। ठीक है, डायरेक्टली टेकअप एनी सच मैटर, जो कि किसी भी मैटर को डायरेक्टली हैंडल करेगा अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो रही है। ठीक है, किस में, ऑपरेशन में या परफॉर्मेंस में, गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से, तो आप ये ई लॉग का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अ कंप्लीट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन पुट इन प्लेस फॉर द स्पीडी रिजोल्यूशन फॉर सच केसेस। तो उनका जल्दी से जल्दी यहाँ पर सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए पूरा यहाँ पर उन्होंने बताया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा इनको, सबको आप नोट करके रखिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का पीएम मोदी जी ने यहाँ पर रिलीज़ किया है चीता को। ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है, मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ बट दोबारा इसलिए कवर कर रही हूँ, कुछ नया डेटा आज इससे रिलेटेड है। जब भी कोई स्कीम है ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, बट अगर मैं उससे दोबारा ले रही हूँ यानी कि उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन फिर से वहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो मैं रिपीट करूँगी। सबसे पहले कि ये कहाँ रिलीज़ किए गए हैं चीता, ये रिलीज़ किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर है, चलिए ये आपका होमवर्क है, उसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे कि खैर सबको अब पता चल ही गया होगा, एमपी में तो है, एमपी के कौन से यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम कवर कर चुके थे। आज जो हमें नया कवर करना है वो ये है, सबसे पहले तो देखो ये कहाँ से लाए गए हैं, नामीबिया से। अब ये क्वेश्चन जैसे कि करंट अफेयर का है तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी इसका 1 मार्क्स का बनता है कि ये जो चीता लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए हैं, तो आपको कंट्री पता होना चाहिए कि कहाँ से आए। ठीक है, नामीबिया से। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत आए, प्रोजेक्ट का नाम ही था प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कॉर्निवर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था। ठीक है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल ये प्रोजेक्ट को किया गया था, तो इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, कई देशों में इसकी बातें अभी हो रही होंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ आज फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा कहाँ से आया है, नामीबिया से। ठीक है, सेकंड, आउट ऑफ 8 चीता देयर आर 5 फीमेल एंड 3 मेल चीता। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया को 1952 में चीता मुक्त घोषित कर दिया गया था, तब से कुछ नहीं हो रहा था, बट अब इन्होंने जैसे कि चीता को लाकर यहाँ पर एक हिस्टोरिक काम किया है, इसीलिए बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, कवरेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया की यहाँ पर बात की जाए तो 4.9%। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया यहाँ पर था पहले 2014 में, इसे इंक्रीज़ करके कर दिया गया है 5.03%। और प्रोटेक्टेड एरिया इन द कंट्री जो कि 740 था, टोटल एरिया 161,081।
और प्रोटेक्टेड एरिया जो कि 740 यहाँ पर था इतने एरिया के साथ, ये 2014 में था, अब ये इंक्रीज़ हो गया है 981 हो गया है। विथ एरिया की बात की जाए तो 1,71,921 स्क्वायर मीटर से, ठीक है। फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात की जाए तो ये भी इंक्रीज़ हुई है, 16,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। लास्ट 4 ईयर्स में केवल इतना हुआ है, ठीक है। इंडिया इज़ अमंग फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि फॉरेस्ट कवर में कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहा है। देयर हैज़ ऑल्सो बिन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ बढ़ रही हैं वो भी बढ़ रही हैं। 43 थी 14 में, अभी हो गई है 100 2019 तक, ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो 52 यहाँ पर हुआ करते थे। टोटल एरिया कवर कर रहे थे 75,000 किलोमीटर स्क्वायर 18 स्टेट में। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 75% पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड टाइगर एट ग्लोबल लेवल केवल यहाँ पर हैं। ग्लोबल लेवल की बात की जाए उनका 75%, ठीक है। इंडिया अचीव्ड द गोल ऑफ डबलिंग द टाइगर नंबर इन 2018 इटसेल्फ, जो कि इन्होंने टारगेट रखा था कि टाइगर्स की संख्या डबल की जाएगी, वो 2022 के लिए था, बट इन्होंने 2018 में ही इसे अचीव कर लिया था, डबल हो गए थे टारगेट यहाँ पर। द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 2226 से ये 2967 हो गए थे 18 तक, ठीक है। तो ये ऐसा डेटा है जो फॉरेस्ट या इस टाइप के आर्टिकल में आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में। यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्योंकि आ जाता है। बजटरी एलोकेशन की बात की जाए टाइगर कंजर्वेशन के लिए 185 करोड़ 2014 में था, ये 300 करोड़ हो गया है 2022 तक। द पॉपुलेशन ऑफ लॉयन की बात की जाए तो ये भी इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पर 674 से 674 हो गए हैं यहाँ पर। पहले कितने थे 523 थे। परसेंटेज बात की जाए तो 28.87%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद करनी है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? लार्जेस्ट कोस्ट क्लीनअप, ये एक ड्राइव है, ठीक है, जुहू बीच में मुंबई में। इसमें क्या है मेन इनका टारगेट? प्लास्टिक फ्री करना है ओशियन को 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनका मेन यहाँ पर टारगेट है 15,000 टन प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ पे निकालना है, प्लस बायो इकोनॉमी का इतना होने का टारगेट है, कितना? $1,500 मिलियन बाय 2025। और यहाँ पर जो डेटा मेन आपको याद रखना है, देखो 75th एनिवर्सरी जहाँ पर इंडिया की मनाई जा रही है, तो इस ओकेज़न में इन्होंने क्या क्या टारगेट लिया है कि 7,500 किलोमीटर इंडियन कोस्ट लाइन, 75 बीचेस एंड 75 मिनट में इसे करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं और तीनों 75 है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगी। केवल इतना यहाँ पर आपको याद रखना है, तो नाम क्या है और प्लस ये चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छोटी सी न्यूज़ है, बस हाँ इंपॉर्टेंट है। विज्ञान प्रगति एक ये मैगज़ीन है CSIR की, जिसे कि राजभाषा कीर्ति अवार्ड यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। ये मैगज़ीन कब से लॉन्च हुई है? 1952 से ये चली आ रही है, और किस लैंग्वेज में है? ये हिंदी लैंग्वेज में है। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहला आएगा कि ये मैगज़ीन कब से चली आ रही है, तो ये टाइम पता होना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज में प्रिंट होती है? तो ये हिंदी लैंग्वेज में प्रिंट होती है। किसके द्वारा? CSIR। क्या है इसका फुल फॉर्म? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।